हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ हाफ सेल। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाफ सेल के बारे में। लेकिन पिछले वीडियो में हमने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो उसके बेस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था नर्स्ट इक्वेशन के बेस पे। तो पहले तो हम इस वीडियो में वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाफ सेल। तो डेली हम एक एक वीडियो में एक एक टाइप ऑफ हाफ सेल कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे को 6 टाइप ऑफ हाफ सेल पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन है पिछले वीडियो में मैंने दिया था, ए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो फाइंड आउट द रेशियो ए अपॉन बी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को देख के क्या लिखनी आनी चाहिए अपने को, नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले तो नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्यू रिएक्शन क्योसेंट, रिएक्शन क्योसेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये तो हो गई नर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गई? नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये है नर्स्ट इक्वेशन। अब इसी के बेस पे अपने को किसका रेशियो निकालना है? ए अपॉन बी। तो यहाँ देखो ये जो रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट क्या है? बी और रिएक्टेंट क्या है? ए। तो हम प्रोडक्ट इसको ये लिखेंगे एल एन बी अपॉन ए। तो यही है, क्योंकि जब हम एल एन क्यू लिखेंगे तो क्यू रिएक्शन क्योसेंट, तो बी अपॉन ए, और पूछ क्या रखा है? ए अपॉन बी। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ एल एन बी माइनस एल एन ए, क्योंकि जो नीचे होता है उसको मैं किस में लिख सकता हूँ? माइनस में लिख सकता हूँ। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, तो हम इसको लॉग में भी चेंज करके कर सकते हैं। जरूर नहीं है हम एल एन में ही करें, इसको लॉग के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए? एल एन ए अपॉन बी। तो देखो एल एन बी अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एल एन ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। अब देखो ये लिख कैसे सकता हूँ मैं, इसको माइनस कैसे लिख दिया? जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो माइनस आएगा। तो देखो यहाँ से ही लिखना है अपने को एल एन बी अपॉन ए। तो ये लिखूंगा मैं। तो अगर मेरे पास क्या है? एल एन, प्रोडक्ट को मैंने ले लिया एल एन, देखो ए अपॉन बी लिखना है, तो बी अपॉन ए को मैं ये लिखूंगा माइनस एल एन ए अपॉन बी। ठीक है ना? तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? तो ये अपने पास था माइनस एल एन बी, क्योंकि एल एन बी माइनस एल एन ए। अगर मैं यहाँ से एल एन बी अपॉन ए ये लेके कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ से क्या करना है? अगर मैं इसको यहाँ से माइनस ले लूँ, इस वाले को देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा? एल एन ए माइनस एल एन बी। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो क्या आ गया? एल एन ए माइनस एल एन बी। और अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एल एन ए अपॉन बी। तो देखो यहाँ से ये बन जाएगा ना, माइनस एल एन अपॉन माइनस एल एन ए अपॉन बी बन गया। तो अब अपने को इस इक्वेशन में ये पुट करना है। तो देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और एल एन क्या है? माइनस, देखो रेशियो उल्टा कैलकुलेट करना है अपने को। तो यहाँ तो एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस एल एन ए अपॉन बी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा ई नोट सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन ए अपॉन बी, ये आ गया। अब यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ई सेल माइनस क्या आ जाएगा? ई नोट सेल, और इधर क्या बचेगा? आर टी अपॉन एन एफ और एल एन ए अपॉन बी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये तुम्हारे को मैंने बताया है कि किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ए अपॉन बी दे रखा है, तो इसको मैं लिखूंगा एल एन बी अपॉन ए, और चाहिए क्या अपने को? ए अपॉन बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस एल एन ए अपॉन बी। और इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा? एल एन ए माइनस एल एन बी, और उसको फिर क्या लिख देंगे? ए अपॉन बी। तो अभी देखो अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया हमने।
अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है, जो NF है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से मैं लिखूँगा NF ई सेल माइनस ई नोट सेल अपोन क्या आ जाएगा RT, क्योंकि RT नीचे आएगा और इधर क्या बचा ln A अपॉन B, ln A अपॉन B। तो अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर अपने को दे रखा है क्वेश्चन में ln x की पावर 5 दे रखी है, ln x इज इक्वल टू 5, सॉरी ln x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर 5 में लिख सकता हूँ, क्योंकि ln में बेस क्या होता है e। अगर अपने को क्या दे रखा हो log x इज इक्वल टू 10 दे रखा हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x इज इक्वल टू log के लिए बेस क्या होता है 10, तो 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ 10। अगर log x दे रखा हो log x इज इक्वल टू 5, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 की पावर 5, इसी तरीके से लिखते हैं। तो अगर ln x इज इक्वल टू 5 दे रखा है तो उसको क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो सेम वही अपने को यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ ln है, तो अब देखो ln की वैल्यू अपने को, ln के लिए मैं क्या लिखता हूँ ln A अपॉन B, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये आई है अपने पास, तो इसको मैं किसकी पावर में लिख सकता हूँ e की पावर में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगा NF ई सेल माइनस ई नोट सेल अपॉन RT, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A अपॉन B। तो ये अपने पास फाइंड आउट हो गया किसका रेशियो, A अपॉन B का रेशियो ये आ गया। अगर अब इसको तुम कैलकुलेट करना चाहो log की फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। फिर अपने को कन्वर्ट करने के लिए log में जब भी करते हैं कन्वर्ट, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरीके से तुम log से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो A अपॉन B का रेशियो क्या आया ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कोई इसको एंटी log लेके कर रहा था, देखो सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट करो, और ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाफ सेल। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ हाफ सेल, टाइप्स ऑफ हाफ सेल। अब टाइप ऑफ हाफ सेल देखो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हमारे को टाइप ऑफ हाफ सेल में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो उस सेल के लिए हमारे को उसकी क्या पता होनी चाहिए, फोटो पता होनी चाहिए, या फिर हम उसके लिए बोल दें उसकी डायग्राम क्या पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड उसके लिए हमारे को क्या, उसकी रिएक्शन, उसके लिए रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन, कि उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, और फोर्थ जो है उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे। देखो कोई भी टाइप ऑफ हाफ सेल दिया है तो उस सबसे पहले तो उसका क्या करो, उसकी फोटो बनाओ या उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसकी रिएक्शन लिखो। रिएक्शन कौन कौन सी, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए भी और कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए भी उसकी क्या लिखेंगे, रिएक्शन। उसके बाद उसकी क्या लिखो, रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम उस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फोर्थ उसके लिए क्या लिखनी पड़ेगी हमारे को, नस्ट इक्वेशन। तो ये इस तरीके से हम टाइप ऑफ हाफ सेल में 4 तरीके से हम उसको कवर करेंगे। फर्स्ट उसकी डायग्राम, सेकंड उसकी रिएक्शन, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके लिए नस्ट इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेल है वो है मेटल आयन हाफ सेल। कौन सा है, मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल है वो है मेटल आयन हाफ सेल। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था इसके लिए हमारे को क्या पता होना, सबसे पहले हम इसकी फोटो बनाएंगे या उसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसके डायग्राम के लिए फर्स्ट स्टेप तो क्या है इसका, डायग्राम। तो डायग्राम में फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो एक कंटेनर उठाएंगे सबसे पहले,
उस कंटेनर के अंदर क्या रखेंगे, हम एक मेटल इलेक्ट्रोड ले लेंगे। एक मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया, उस मेटल इलेक्ट्रोड, अब जो ये मेटल इलेक्ट्रोड लिया है हमने, उसी मेटल के आयन होने चाहिए उसके अंदर। इस मेटल को हम किसके साथ, इसी मेटल के मेटल आयन के कांटेक्ट में रखेंगे। तो ये हमने ले लिया। देखो इसमें जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन किसका प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है उसी मेटल के उसमें आयन प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होने चाहिए, मेटल आयन। यहाँ अगर सपोज करो हमने मेटल ली जिंक मेटल, तो अब जो ये सॉल्यूशन रखा है इस सॉल्यूशन में हमारे को क्या मिलने चाहिए, Zn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होने चाहिए। तो मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स मेटल आयन, उसी को क्या बोलते हैं हम, मेटल आयन हाफ शेल। अब देखो ये इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं एनोडिक कंपार्टमेंट की, किसकी बात करें, एनोडिक कंपार्टमेंट की, एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये जो हमने रखा है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है उसको हम उसी के मेटल आयन के साथ क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट में रखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस सेल को डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, मेटल इज इन कॉन्टैक्ट with its metal ion, metal is in contact with its metal ion। जो हमने मेटल लिया है उसको उसी के मेटल आयन के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे। अब देखो ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, जिंक, तो उसके जो हमने उसको कांटेक्ट में लेके आए वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, Zn2 पॉजिटिव आयन ही प्रेजेंट होने चाहिए। सपोज करो हमने ले लिया ZnSO4, तो यहाँ हमारे क्या मिलेंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन ही मिलेंगे। तो यही होता है मेटल आयन हाफ शेल। हम कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है उसी मेटल के आयन को हम सॉल्यूशन में रखेंगे। तुम कोई भी जिंक के अलावा कॉपर भी ले सकते हो, सिल्वर भी ले सकते हो, तुम कोई भी मेटल लो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि उस सॉल्यूशन के अंदर उसी मेटल के आयन प्रेजेंट होने चाहिए। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, देखो यहाँ अपने पास क्या है, एक तो Zn है, एक Zn2 पॉजिटिव है और एक ZnSO4 है। तो Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव में। देखो ये तो इसके पास तो पहले ही से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लूज करेगा नहीं। या तो देखो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन नहीं करते, हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, लॉस करती हैं। तो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ से जिंक क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जिंक सॉलिड में, तो यहाँ से कन्वर्ट होगा तो ये किस में हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, प्लस क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या हो गई, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए रिएक्शन हो गई। ऐसे ही हम किसके लिए लिख सकते हैं, कैथोड के लिए लिख सकते हैं। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन होगा, अब देखो रिडक्शन किसका होगा, एक तो Zn है, दूसरा Zn2 पॉजिटिव है और एक SO4 2 नेगेटिव, ये तीन ही हैं अपने पास प्रेजेंट। तो Zn मेटल तो सिर्फ दुनिया में क्या करने आए हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने आए हैं। अब एक है SO4 2 नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करे। तो SO4 2 नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास पहले से ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये तो उसको लेगा नहीं। अब बचा कौन, Zn2 पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड में। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक तो एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए रिएक्शन आ गई, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, या फिर कैथोडिक रिएक्शन। और ये हो गई अपने पास एनोड हाफ सेल रिएक्शन और ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट डायग्राम और सेकंड पार्ट किसके लिए पढ़ा, रिएक्शंस के लिए, एनोडिक और कंपार्टमेंट दोनों के लिए। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जल्दी से ये रिएक्शन तो तुम्हारे को पता है एनोड के लिए और कैथोड के लिए। देखो यहाँ कोई भी मेटल लो, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, उसी मेटल के उसके कांटेक्ट में क्या लेके आओ, आयन।
कैथोडिक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। अब थर्ड जो पार्ट था वो था रिप्रेजेंटेशन का। किसका था, रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, किस तरीके से, देखो एनोड के लिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में सबसे पहले जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड और फिर उसका लिखेंगे आयन, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड और फिर लिखेंगे इलेक्ट्रोड आयन। तो अब में सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रोड मेटल है, क्या है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे मेटल, और फिर देखो क्योंकि ये सॉलिड में थी और उसके आयन किस में मिलेंगे, एक्वस फेज में मिलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम मेटल आयन, क्योंकि फेज डिफरेंस चेंज, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। फेज डिफरेंस होते ही स्लैश। अगर फेज सेम है, दोनों की स्टेट सेम है, तो क्या लगाएंगे, कोमा का यूज करेंगे। आगे हम पढ़े भी ये। तो ये मेटल आयन, या फिर इसको हम देखो मेटल क्या थी, Zn, और ये किस में था, Zn2 पॉजिटिव में, तो ये सॉलिड में और ये एक्वस में। तो इस तरीके से ये तो एनोड के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गई। दूसरा हम रिप्रेजेंटेशन किसके लिए लिख सकते हैं, कैथोड के लिए। तो कैथोड के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, मेटल आयन लिखेंगे, और मेटल आयन के बाद क्या लिखेंगे, मेटल। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है पहले क्या आएगा, मेटल आयन, और फिर क्या आएगी, मेटल। मतलब कि यहाँ पहले क्या आएगा, मेटल आयन, और फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल, मतलब कि यहाँ क्या था, Zn2 पॉजिटिव आएगा, फिर स्लैश, क्योंकि ये एक्वस फेज में है, और फिर क्या आएगा, Zn, और ये किस में है, सॉलिड फेज में। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, कैथोड की। अब देखो कैथोड की और एनोड की दोनों की रिप्रेजेंटेशन ले ली। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो एनोड पे अपने को अलग मिलेगा और कैथोड पे अलग मिलेगा, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं हम रिएक्शन। तो यहाँ से इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन बनेगी, वो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, मेटल ओब्लिक मेटल आयन, फिर सोल्ट ब्रिज, फिर क्या आएगा, देखो मेटल आयन, और फिर क्या आएगा, मेटल। तो मैंने आपको सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में आप प्रीवियस वीडियो में जाके भी देख सकते हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था, जब सोल्ट ब्रिज हो, सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। तो हमने देखो सबसे पहले यही लिखा, मेटल, फिर मेटल आयन, फिर मेटल आयन, और फिर मेटल। और अभी जो रिप्रेजेंटेशन पड़ी थी, तो ये क्या है, सोल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है एनोडिक कंपार्टमेंट, और जो राइट साइड में होता है वो होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो लेफ्ट में पहले मेटल, एनोड के लिए यही पढ़ा था, पहले मेटल, फिर क्या आएगा, मेटल आयन, मतलब कि इलेक्ट्रोड, फिर आयन की फॉर्म में न्यूट्रल, फिर आयन, और फिर क्या आ जाएगा, आयन, और यहाँ से क्या, न्यूट्रल, या फिर बोल दो तुम मेटल आयन या मेटल। और सोल्ट ब्रिज के ये चीज़ हमेशा ध्यान रख के चलो, कभी गलती नहीं होगी। सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड में, चाहे वो एनोडिक कंपार्टमेंट हो या कैथोडिक, तो उसके लिए हम हमेशा सोल्ट ब्रिज के साथ में क्या लेके चलेंगे, आयन, दोनों साइड में। तो ये हो गई उसकी रिप्रेजेंटेशन। अब उसके लिए अगर नरस्ट इक्वेशन लिखे हम, तो देखो नरस्ट इक्वेशन हम एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए भी लिख सकते हैं और कैथोडिक। तो सबसे पहले तो एनोड के लिए ही देख लेते हैं हम। तो एनोड पे रिएक्शन क्या थी, Zn चेंज हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सॉलिड से किस में चेंज हो रहा था, एक्वस में। तो नरस्ट इक्वेशन क्या होती है, नरस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF, Ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट तो क्या है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन क्या आ गया यहाँ से, जिंक सॉलिड। तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, क्योंकि जब भी सॉलिड होता है तो सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब उसको क्या लेके चलेंगे हम, 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, जैसे मैं यहाँ 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, ई नोट सेल माइनस RT NF Ln Zn2 पॉजिटिव, तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ जाएगा 1। एक तो ये तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का। अब देखो हमने नरस्ट इक्वेशन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद लॉग की फॉर्म में किया था, क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और लॉग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नीचे क्या आ जाएगा,
1, क्योंकि जिंक किसमें है, सॉलिड में। तो इस तरीके से हम, तो तुम्हारे को जब नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो किसी भी हाफ सेल के लिए तो इस तरीके से लिख सकते हो। 0.05911 में कैलकुलेट करके बताया था। आर की वैल्यू रखी थी टेम्परेचर 298 केल्विन और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो ये अपने पास फाइनल जो नस्ट इक्वेशन आई थी हमेशा ये यूज करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अगर एनोड के लिए लिख, ये तो एनोड के लिए, अगर कैथोड के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग जेड एन सोलिड अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगी उसके लिए, उल्टी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या होगा, जिंक सोलिड में कन्वर्ट होगा और जेड एन, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा 1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, नस्ट इक्वेशन। अब देखो हम सॉलिड और लिक्विड के लिए ज़्यादातर क्या लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन 1 मान के चलते हैं। तो वो हम किस तरीके से लेंगे, देखो अगर अपने को क्या दे रखा हो, कंडेंस्ड फेज दे रखा हो। कंडेंस्ड फेज का मतलब प्योर सॉलिड या फिर क्या दे रखा हो, लिक्विड, ठीक है। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर इसके लिए हम क्या मान के चल रहे थे, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन क्या मान के चलते हैं 1, तो किस तरीके से मान के चलते हैं हम, देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यही होती है, मोल पर लीटर, मतलब लीटर को किस में लूँगा मैं, वॉल्यूम में। तो मोल क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास और इनटू क्या आ गया, वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं ये लिखता हूँ गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 1/m। तो यहाँ देखो V तो क्या है, वॉल्यूम, W क्या है, गिवन मास, और M क्या है, मोलर मास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, W अपॉन V को क्या लिखता हूँ, डेंसिटी। तो यहाँ से कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, डेंसिटी इंटू 1 अपॉन मोलर, 1 अपॉन मोलर मास। तो ये आ गया। अब तो अपने को पता है कोई भी सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास है वो भी क्या होता है, फिक्स। कोई भी तुमने सॉलिड ले ली उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या होगी, फिक्स होती है, कांस्टेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, फिक्स। किसी भी सॉलिड के लिए डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, और कोई भी सब्सटेंस मान के चलो उसका मोलर मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ से अपने पास देखो डेंसिटी फिक्स, मोलर मास फिक्स, तो हम क्या है, अपने पास जो कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसीलिए हम सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या मान के चलते हैं, हमेशा 1 लेके चलेंगे। जब भी हमारे को कोई सॉलिड सब्सटेंस दे रखा है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, 1, क्योंकि क्या होती है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि हमने ये चीज़ क्या कर दी है, ये चीज़ प्रूफ कर दी है। तो आपसे कभी कोई पूछ ले कि क्या रीज़न है कि हम सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो ये उसका रीज़न है, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है। तो यहाँ से हम गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो कोई भी सॉलिड है उसके लिए डेंसिटी फिक्स है, और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इसीलिए हम सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या लेते हैं, 1, ठीक है। तो ये था आज हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल। अब इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे मेटल मेटल आयन हाफ सेल के बेस पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल एंड ई सेल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है वो सेल दे रखा है Zn चेंज टू ZnSO4, और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। फिर सोल्ट ब्रिज फिर दे रखा है CuSO4, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर।
और फिर ये चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये हमारे को क्या दे रखा है, एक सेल दे रखा है और इस सेल के लिए हमारे को ई सेल और ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से देखो ई नोट Cu2 पॉजिटिव चेंज टू Cu, ये दे रखा है 0.34 वोल्ट, और दूसरा दे रखा है ई नोट Zn2 पॉजिटिव से Zn, और ये दे रखा है हमारे को -0.76 वोल्ट। ये हमारे को गिवन है। तो अब हमारे को एक तो कैलकुलेट करना है ई नोट सेल और दूसरा करना है ई सेल। सबसे पहले तो हम ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो ई नोट सेल क्या होता है, देखो ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड लिखते हैं, या फिर हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने दो तरीके बताए थे, एक फॉर्मूला तो ये होता है और दूसरा क्या होता है ई नोट सेल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो एनोड, ये एनोडिक कंपार्टमेंट, ये कैथोडिक, तो ये इसका ऑक्सीडेशन मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नोट ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखेंगे, Zn चेंज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस ई नोट Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu, नहीं Cu2 पॉजिटिव चेंज टू Cu। अब ये हमने लिखा, तो देखो ऑक्सीडेशन मतलब कि ये वैल्यू अपने क्या दे रखी है, Zn2 पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, जिंक में। तो ये अपने को दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सी दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल, लेकिन किसका फर्क होता है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन साइन होते हैं। तो यहाँ जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस 0.76 वोल्ट प्लस Cu2 पॉजिटिव चेंज टू Cu, ये क्या दे रखा है 0.34, तो ये आया 1.10 वोल्ट। तो यहाँ से ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1.10 वोल्ट। एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमारे को कैलकुलेट क्या करनी है, ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ई सेल। तो ई सेल के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो इसके पहले उससे पहले हमारे क्या इनकी रिएक्शन लिखनी है। तो देखो एनोड के लिए जो रिएक्शन बनेगी वो तो क्या बनेगी, Zn चेंज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के लिए रिएक्शन क्या बनेगी, देखो कैथोड पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो यहाँ से रिएक्शन बनेगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में आ जाएगा, देखो ये सॉलिड, ये एक्वस में, ये फिर एक्वस, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। अब इसके लिए हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। तो ये हमारे पास और नेट सेल रिएक्शन आ गई। तो ये नेट सेल रिएक्शन है। अब हम क्या लिख सकते हैं, नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, और हमारे को इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो अब देखो इसके लिए जब हम यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अब इस तरीके जैसे हम यूज करेंगे तो ई नोट सेल की वैल्यू पता है हमारे को, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता है। तो देखो अब हम एक चीज़ यहाँ से कवर करेंगे, देखो ZnSO4 है, तो ZnSO4 को जब हम डिसोशिएट होगा तो ये किस में होगा, Zn2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में, यही तो होगा। तो Zn2 पॉजिटिव प्लस किस में टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव। देखो 1 मोल ZnSO4, 1 मोल ZnSO4 क्या बन, 1 मोल Zn2 पॉजिटिव आयंस मिल रहा है यहाँ से, तो अपने को Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी, देखो अब इसका 1 मोल इधर है तो 0.1 मोल कितने देंगे, 0.1 मोल Zn2 पॉजिटिव आयंस देंगे। तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस तरीके से कैलकुलेट करना अपने को। दूसरा CuSO4, तो देखो CuSO4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस में टूटेगा, ये डिसोशिएट होगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो 1 मोल CuSO4, 1 मोल किसका दे रखा है, Cu2 पॉजिटिव दे रहा है, और 1 मोल ही क्या मिल रहा है अपने को, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ इसकी कंसंट्रेशन देखो 1 मोल कितना दे रहा है, 1 मोल Cu2 पॉजिटिव का दे रखा है 0.01 मोल
कितने देंगे 0.01 मोल ही देंगे कि नहीं देंगे। तो ये तुम्हारे को कैलकुलेट करना आना चाहिए इस तरीके से। अगर 1 मोल ZnSO4 है तो 1 मोल ही क्या देगा Zn2 पॉजिटिव आयन देगा, तो 0.1 मोल में कितना देगा 0.1 मोल। ऐसे ही 1 मोल CuSO4 क्या दे रहा है 1 मोल Cu2 पॉजिटिव आयन दे रहा है, 0.01 मोल क्या देंगे 0.01। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, तो अब इसमें जैसे ही हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा ई सेल कैलकुलेट करना है। ये अपने पास दे रखा है 1.10 वोल्ट, कैलकुलेट किया था हमने 0.0591 अपॉन, अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ से एन क्या होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, तो एनोड और कैथोड में दोनों में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 और लोग। अब देखो इतना तो आ गया, यहाँ अपने पास ऊपर क्या आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है Zn2 पॉजिटिव और दूसरा क्या है Cu सॉलिड, डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे हम Zn सॉलिड, क्योंकि ये कंसंट्रेशन किसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो Cu2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमने ये तो लिख ही लिया पूरा, उसके बाद देखो अब जो फाइनल जो अपने पास आएगा उधर जो हमने कैलकुलेट किया ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2। तो देखो यहाँ से अब मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि Cu कॉपर किस में है सॉलिड में है और Zn भी किस में है सॉलिड में, तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी 1, तो ये तो यहीं कैंसिल हो जाएंगे इनकी कंसंट्रेशन 1, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा लोग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो अभी हमने कैलकुलेट किया 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लोग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, Zn2 पॉजिटिव क्या आएगा 0.1, क्योंकि 1 मोल ZnSO4 1 मोल ही Zn2 पॉजिटिव आयन देगा, 0.1 भी कितना देगा 0.1 मोल Zn2 पॉजिटिव आयन। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना। दूसरा Cu2 पॉजिटिव, सेम कंडीशन इस पे लगा के देखो 1 मोल ही Cu2 पॉजिटिव आयन देगा, तो 0.01 मोल कितना देगा 0.01 ही, तो यहाँ 0.01 को मैं क्या लिखता हूँ 10⁻⁻2 मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब यहाँ रखो लोग Zn2 पॉजिटिव क्या है 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 10⁻⁻2, तो देखो माइनस क्योंकि एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आया 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 और लोग, अब नीचे क्या बचा 1/10⁻⁻1। अब 1/10⁻⁻1 आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 10⁻1। अब देखो ये पावर क्या आती है आगे आती है, तुमने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, log 10 जो भी पावर होती है वो उसके log के आगे लेके आएंगे, 1 को आगे लेके आऊंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये आ जाएगा log 10 बचेगा। और log 10 क्या होता है, log 10 होता है 1, तो log 10 1 होता है, तो अपने पास आंसर आ गया 1.10 माइनस 0.0। देखो अब मैंने एक चीज़ बताया 0.0591 को अप्रोक्सीमेट क्या लिखता हूँ मैं 0.06, तो यहाँ मैं इसको 0.06 ले लूँ अपॉन 2। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करो तुम और क्या आ जाएगा -2, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो किसकी वैल्यू ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे ई सेल की वैल्यू, और ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी नर्स्ट इक्वेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल, ठीक है, गैस आयन हाफ सेल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।